स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। मैं आनंद दुबे आज आपको पढ़ाने वाला हूं कक्षा 12 का, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है, निविड़ संकुलन। क्या होता है निविड़ संकुलन? कक्षा 12 के लिए बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों। तो क्या होता है निविड़ संकुलन, आज हम इसको देखेंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि किसी भी ठोस के अंदर जो उसके अवयवी कण होते हैं वो सटे हुए होते हैं। यानी अगर मैं बात करूं इस एक धातु माफ करिएगा इस एक पदार्थ के विषय में, तो दोस्तों इस एक पदार्थ में क्या होते हैं दोस्तों? सबसे बड़ी चीज, इस एक पदार्थ में हमारा कण एक दूसरे के पास सटे हुए रखे हैं। इसी तरीके से दोस्तों अवयवी कण जो होते हैं वो निविड़ संकुलित होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? निविड़ संकुलित होते हैं। तो आपको ये लाइन कि ठोसों के अवयवी कण निविड़ संकुलित होते हैं। क्या होते हैं? निविड़ संकुलित होते हैं। अगर आप समझना चाहते हैं कि मैंने इसे लिखा क्या है, तो मैं आपको ऐसे ऐसे बता सकता हूं कि जैसे मैंने मान लिया कि एक लोहे का टुकड़ा है और इस लोहे के टुकड़े में दोस्तों जो इसके अवयवी कण है मेरे दोस्त वो पास पास होते हैं। इसी वजह से इसको हम लोग क्या कहते हैं? निविड़ संकुलन। यानी कणों के आसपास होने को हम लोग इसका निविड़ संकुलन कह सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आगे ध्यान से समझिए इस बात को कि यदि किस किस क्रम में धातु के अंदर ये व्यवस्थित होते हैं। इनके 3 प्रकार हैं। पहला 1 डायमेंशियल, दूसरा 2 डायमेंशियल, तीसरा 3rd डायमेंशियल, जिसे आप 3D, 2D और 1D के नाम से जानते हैं। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग यही देखने वाले हैं दोस्तों कि कैसे हम लोग आज गोलों के माध्यम से ये देखेंगे कि ठोसों के अंदर अवयवी कण निविड़ संकुलित होते हैं। तो सबसे पहले यदि मैं बात कर लूं कि ठोसों में अवयवी कण निविड़ संकुलित होते हैं तो इनके 3 टाइप्स बताए जा रहे हैं। पहला होता है 1 डायमेंशियल और उसके बाद आपका 2 डायमेंशियल। तो जिसे हम लोग 1 डायमेंशियल को हम लोग कहते हैं एक विमा में निविड़ संकुलन। इसे क्या कहते हैं? एक विमा में निविड़ संकुलन। अब एक विमा में निविड़ संकुलन, दूसरा हम क्या कहते हैं? दूसरा हम कहेंगे द्विविमा में निविड़ संकुलन। इसे हम क्या कहेंगे? निविड़ संकुलन। और संकुलन क्षमता के वीडियो हमने इससे पहले ही डाल दिया था, तो आप वहां पर जाके हमारी संकुलन क्षमता का वीडियो भी देख सकते हैं। और तीसरा जो होता है क्या? 3 विमा में या त्रिविमा में। ठीक, यहाँ पे इसे त्रिविमा भी कहा जाता है। तो इसे कहते हैं त्रिविमा में निविड़ संकुलन। यानी आप देखेंगे इसके अंदर कि दोस्तों कितने प्रकार के निविड़ संकुलन क्षमता इसमें संभवित है, कितने प्रकार की निविड़ संकुलाएं हो सकती हैं। तो आज के हम इस वीडियो में एक विमा निविड़ संकुलन और द्विविमा निविड़ संकुलन को ध्यान पूर्वक देखेंगे दोस्तों। और अगली वीडियो में हम लोग किसके ऊपर बातें करेंगे? त्रिविमा में निविड़ संकुलन। अच्छा, तो ये 2 टॉपिक अगर आप बेहद अच्छे ढंग से समझेंगे तो ये तीसरा एकदम आसानी से। फर्क क्या है? फर्क ये है कि ये परतें हैं, हम इनको क्रम यानी चेन के अंदर देखेंगे और इनमें हम परत पे परत देखेंगे। तो ये जो मतलब एक बैग नीचे से नीचे लेयर पे बन रहे हैं तो ये वाले तो आसान होंगे, लेकिन ये परतें वाली जो है हमारी थोड़ी सी मुश्किलें होगी। इस वजह से सबसे पहले हम थोड़ा इनके ऊपर अच्छे तरीके से फोकस कर लेंगे, जिसके बाद हम लोग इसके ऊपर फोकस करेंगे। जैसे सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? पहले हमें बीडीसी लड़ना चाहिए, फिर हमें प्रधानी लड़ना चाहिए,
फिर उसके बाद हमें जाके जिला पंचायती लड़ना चाहिए और उसके बाद हमें विधायकी लड़ना चाहिए। अब अगर कहीं आपने ऐसा किया कि आप पहले विधायकी लड़ने भाई अगर मान लीजिए पहुंच गए तो आपका भी हाल होगा, 7,000 वोट पाके बेइज्जती करा के चले आएंगे आप भी। ठीक, तो इस तरीके से तो बात को समझिएगा कि अगर आप मान लीजिए अगर आपको साइकिल नहीं चलाना सीखे और कह रहे हैं हम जो हवाई जहाज उड़ाएंगे, हम अपने बाबू का जो है पायलट बनेंगे, तो भैया कहाँ से हो पाएगा? साइकिल चलाने का तो ढंग आता नहीं है और उड़ाने चले हैं आप पायलट बनेंगे भैया जो है जहाज उड़ाएंगे। तो सबसे पहले चीज़ क्या होती है कि हमें अपने बेसिक्स को मजबूत करना चाहिए। तो ये बेसिक्स ही हैं, क्योंकि यहाँ पर यहीं से आपको जो है रिक्तिकाएँ समझ में आएंगी, अष्टफल की रिक्तिकाएँ, चतुष्फल की रिक्तिकाएँ। ठीक, तो यहीं से समझ में आएंगी। अच्छा, अब ये आपने समझ लिया कि ठोसों में अवयवीकरण निविड़ संकुलित होते हैं, यानी जिन ठोसों को हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 1 ठोस अवस्था के विषय में, ठोस के ऊपर हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसमें जो ठोस होते हैं वो अवयवीकरण में निविड़ संकुलित होते हैं और एक विमा में निविड़ संकुलन होता है, द्विविमा में निविड़ संकुलन होता है और त्रिविमा में निविड़ संकुलन होता है दोस्तों। तो सबसे पहले हमारा जो आज का हेडिंग सबसे पहला बनेगा वो क्या बनेगा? एक विमा में निविड़ संकुलन। तो चलिए देखते हैं कि एक विमा में निविड़ संकुलन क्या होता है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले चेक करा जाएगा कि एक विमा में निविड़ संकुलन क्या है। तो मैं आपको बता रहा हूं, इसको हम लोग गोलों के माध्यम से समझेंगे। तो एक विमा का मतलब समझिए, मैं अगर आपको समझाना चाहूं तो किसी भी एक रेखा को, किसी भी दोस्तों एक रेखा को ही क्या कहा जाता है? हम एक विमा कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी एक रेखा की बात करें तो इस रेखा को ही हम लोग एक विमा कहते हैं। अब हमें क्या करना है? अब हमें कुछ नहीं, बस एक सीधी सी बात क्या करनी है कि हमें इन्हीं एक रेखाओं के ऊपर गोले बनाने हैं। क्या बनाने हैं? गोले। अब गोलों से ही दिखा रहे हैं तो हमें क्या बनाने पड़ेंगे? गोले। तो हम चलिए शुरू कर देते हैं अपने गोले निर्माण करना। चलिए हम गोले बना रहे हैं। ठीक, थोड़े ऊपर नीचे बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, समझने का बस प्रयास करिएगा। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा जो है एक विमा में निविड़ संकुलन बनता है। इसमें क्या होता है दोस्तों कि एक गोला, इसका एक गोला, यहाँ पर देखिए ये वाला जो आप गोला देख रहे हैं, ये वाला, ये दो गोलों के टच में, एक यहाँ पे टच कर रहा है और एक यहाँ पे टच कर रहा है। तो ये एक विमा में निविड़ संकुलन है, यानी इसको जो हम देख रहे हैं ये पूरी तरीके से इसी लाइन पर जुड़ा हुआ है। तो और यहाँ पर एक गोला दो गोलों को स्पर्श कर रहा है, तो यहाँ पे इसकी स्पर्श करने को इसकी उपसह संयोजन क्षमता कही जाती है। क्या कही जाती है? उपसह संयोजन क्षमता। ठीक, क्या कही जाती है? उपसह संयोजन क्षमता। तो आप मुझे बताइए, यहाँ पर अगर एक गोला दो गोलों को छू रहा है तो इसकी क्षमता क्या होगी? इसकी क्षमता क्या होगी दोस्तों? दो गोले छूने की होगी कि नहीं होगी? दो गोले छूने की होगी ना, तो इसकी उपसह संयोजन क्षमता कितनी होगी? दो गोलों की होगी। यदि कोई बच्चे ऐसे हैं जिनको अब भी डाउट हो रहा है कि कैसे उपसह संयोजन क्षमता कैसे, तो आपको मैं बता दूं कि आपने पढ़ रखा होगा इससे पूर्व कक्षा 10 में। कहां पर दोस्तों? कक्षा 10 के अंदर आपने पाठ 4 हो सकता है किसी के 4 में हो, किसी के कहीं पे हो, आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा जिसका नाम था दोस्तों कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, यानी कार्बन और उसके यौगिक। क्या? कार्बन और उसके यौगिक के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो कार्बन और उसके यौगिक नामक आपने चैप्टर को भी पढ़ा होगा। अच्छा, उस चैप्टर की बात क्यों कह रहे हैं? वहां पे आपने एक क्षमता देखी थी। आपने क्या देखा था? उपसह संयोजन। आपने वहां पे उपसह संयोजी क्या देखा था? उपसह संयोजी बंध देखा था, जिसे हम लोग कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। इसमें क्या होता है अब आप समझ रहे हैं, उपसह संयोजी और उपसह संयोजन। तो उपसह संयोजी बंध किन में होता है दोस्तों? ध्यान से देखिए, सबसे बड़ा तो उदाहरण आपका कौन है? H2O। सबसे बड़ा उदाहरण कौन है दोस्तों? H2O है। H2O के अंदर ये सबसे बड़ा उदाहरण क्यों मैंने कहा? क्योंकि देखिए यहाँ पर जो अगर आपको मैं दिखाऊं तो आपको लुई डॉट संरचना दिखाऊं, अगर डॉट संरचना, लुई की डॉट संरचना मैं दिखाऊं, लुई की डॉट संरचना को दिखाऊं, तो यहाँ पे आप जानते हैं कि हाइड्रोजन के पास केवल और केवल, हाइड्रोजन के पास कितना है दोस्तों? देखिए हाइड्रोजन के पास केवल एक ही परमाणु है, केवल एक परमाणु, और यहाँ पर हाइड्रोजन दोनों तरफ से लगा हुआ है। ठीक,
और ऑक्सीजन को हम लिख देते हैं, और ऑक्सीजन का कितना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है 1s2 2s2 और 2 पे 4। तो यहाँ पे इसको 2 और चाहिए, तो यहाँ पर 1 2 और 3 और 4। तो ये क्या करता है, यहाँ पे ऐसे बना लेता है और यहाँ पे ऐसे बना लेता है, और ये क्या करता है अपने बाहर के सभी को मिला लेता है, इस तरीके से बनाता है। या हम ऐसे बता सकते हैं, या हम ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ पर H जो है 2 लोगों को मिला सकता है। तो यहाँ पर देखिए O की क्षमता 2 लोगों को रखने की, इसीलिए H2O होता है वरना HO होता है। बात समझ रहे हैं क्या कह रहा हूँ? ये O 2 लोगों को कहेगा हमारे पास 2 ही कम है। कैसे कम है भैया, देखिए O 8 पे है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p4। तो यहाँ पे 6 होना चाहिए, कितना होना चाहिए 6, लेकिन 2 कम है इसलिए इन 2 लोगों को बुलाएगा। और याद रखिएगा हाइड्रोजन एक आवारा तत्व है, ये लगभग सभी के साथ जुड़ता है। और एक चीज और याद रखिएगा कि जो सबसे पहला मूल आवर्त सारणी बना था, यानी मूल आवर्त सारणी यानी ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल किसने बनाया था, बताइए किसने बनाया था, मेंडलीफ ने। और उस मेंडलीफ ने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के ऊपर ध्यान देकर ही सारे तत्वों को रखा था, क्योंकि उस समय उसे यही तत्व सबसे ज्यादा सक्रिय लगे थे। अब परमाणु भार के हिसाब से हमारा पहला पीरियोडिक टेबल बनाया गया था, जो कि मेंडलीफ जी ने बताया था। अच्छा, मेंडलीफ का पूरा नाम क्या है बच्चों, कितने लोगों को पता है, कितने लोगों को पता है कि मेंडलीफ का पूरा नाम क्या है? तो उनका पूरा नाम डिमिट्री इवानोविच क्या है, डिमिट्री इवानोविच मेंडलीफ। ठीक दोस्तों, अब ध्यान से सुनिए। तो यहां पर जो हम पढ़ रहे हैं कि एक गोला 2 गोलों को स्पर्श कर रहा है, यानी इसकी स्पर्श करने की क्षमता, इसकी स्पर्श करने की क्षमता को हम लोग उपसहसंयोजन क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं, उपसहसंयोजन क्षमता कहते हैं मेरे बच्चे। तो कितना होगी, 2 होगी, क्योंकि एक गोला 2 गोलों को छू रहा है, तो इसलिए यहां पर 2 होगी। तो ये हमारा 1 डायमेंशियल क्या है, ये हमारा 1 डायमेंशियल क्या है दोस्तों, निविड संकुलन, यानी एक विमा में निविड संकुलन है दोस्तों। तो इसे हम क्या पढ़ रहे हैं, इसे हम पढ़ रहे हैं एक विमा में निविड संकुलन। तो ये आपके पूरे जो है व्यवस्थित हो गए एक विमा में निविड संकुलन। अब इसको इरेज करते हैं। ठीक, अब अगला है हमारा द्विविमा में निविड संकुलन। ठीक दोस्तों, मिटाते हैं थोड़ा और आगे चलते हैं। जीवन में आगे बढ़ना ही निरंतर आप लोगों को सफलता दिला सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि हम आगे बढ़ेंगे तभी मजा आएगा ना बाबा। अब ऐसे आगे तुम नहीं बढ़ेगा तो फिर कहेगा सब उल्टा सीधा चक्कर है रे बाबा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब चलिए हम अगला लिखते हैं द्विविमा में निविड संकुलन। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे द्विविमा में निविड संकुलन। अब ये भी जरूरी है भैया, द्विविमा में निविड संकुलन क्या, तो ध्यान से समझिएगा। द्विविमा में निविड संकुलन वो एक विमा में निविड संकुलन था, यानी केवल एक एक थे। यानी आप अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो बस ऐसे समझा देता हूँ कि जैसे मैं यहाँ पे इसको मार्कर को जेब में डाल लूँ जिससे कि आप बेहतर समझा सकूँ। तो अब समझिएगा कि जैसे कि मैं कह रहा हूँ वहाँ पे एक विमा था यानी एक लाइन थी, यहाँ पे द्विविमा है यानी 2 लाइनें हो सकती हैं। जैसे मैं इसको अगर इस प्रकार से व्यवस्थित करना चाहूँ, देखिए दोस्तों इस प्रकार से, देख रहे हैं ये हमारा एक विमा एकदम सीधा सीधा सा बन गया है, एकदम एक सीधा, लेकिन द्विविमा कह रहा है यानी 2 लाइनें बनानी पड़ेंगी। क्या करनी पड़ेंगी, 2 लाइनें बनानी पड़ेंगी। तो एक लाइन और बना लेते हैं। चलिए एक लाइन हमने और बना दिया एकदम मस्त तरीके से, एक लाइन हमने और बना दिया। लो भैया हमारे बाबू को कहा जा रहा है भाई, हम तो बनाएंगे। तो इस तरीके से हमारा एक लाइन बन सकता है, लेकिन एक तरीका और हो सकता है। एक तरीका और क्या हो सकता है, ध्यान से समझिएगा। तो ये पहला तरीका है, तो हम पहले इसकी बात कर लेते हैं फिर आगे की बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके का तरीका हो सकता है, क्या हो सकता है कि संरेखित हो, किसमें, क्षैतिज रूप में भी और ऊर्ध्वाधर रूप में भी, यानी इस तरीके से भी सीधा मिले और इस तरीके से भी सीधा मिले। अब अगर आप चाहें तो इसके नीचे भी बना सकते हैं, कहेंगे सर ये तो त्रिविमा हो गया। नहीं भैया, ये द्विविमा ही है, डरिएगा मत, ये कितना है, द्विविमा ही है, त्रिविमा नहीं है। ठीक, तो ये ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों रूप से, ठीक, क्षैतिज भी और ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर भी और क्षैतिज भी दोनों रूप में केंद्रों को टच कर रहा है।
तो इस तरीके से जो हमारा द्विविमा का निविड़ संकुलन बनता है, इसमें हम लोग क्या देखते हैं, अब देखिएगा इसमें क्या देखते हैं आप, कि इसमें जो ये वाला गोला है, ये वाला जो एक गोला है वो कितने गोलों को टच कर रहा है, थोड़ा ध्यान देने योग्य बात है। वो सबसे पहले तो भैया इसको टच कर रहा है, किसको टच कर रहा है मैं बना देता हूं, इसको कर रहा है, इसको भी कर रहा है, इसको भी कर रहा है और इसको भी कर रहा है। तो ये काला वाला जो गोला है, अगर आपको इसे नहीं समझ में आ रहा है तो मैं थोड़ा सा इसको जो है कलर कर दूं, जिससे कि आप बेहतर समझ सके। थोड़ा सा कलर कर दे रहा हूं, देखिए। तो ये जो आपका थोड़ा सा काला वाला, यानी ये वाला जो गोला है दोस्तों, ये वाला गोला देखिए ना, किसको किसको टच कर रहा है, देखो किसको किसको, जिसको जिसको छू रहा है, ये जिसको जिसको छू रहा है उसको देखो। तो एक गोला, दो गोला, तीन गोला और चार गोला, कितने गोलों को, चार गोलों को अगर छू रहा है। तो इसको किस प्रकार व्यवस्थित करना है, हमें इस प्रकार व्यवस्थित करना है कि एक गोला के ठीक नीचे वाली जो लाइन बने वो ठीक गोलों के एकदम केंद्र पे हो, यानी ये वाला केंद्र यहाँ वाले केंद्र के एकदम बराबर हो, ये वाला केंद्र इसके वाले के बराबर हो, यहां से इस वाले के यहाँ पे बराबर हो और इस वाले के यहाँ पे बराबर हो। तो इसको हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्षैतिज, इसको कहते हैं ऊर्ध्वाधर, यानी ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों रूप में संरेखित हो। अब अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं तो हम अगर इनके केंद्रों को मिलाए, देखिए हमने इसके केंद्रों को यहां से मिलाया, फिर इसके केंद्र को यहां से मिलाया, फिर इसके केंद्र को यहां से मिलाया और इसके केंद्र को यहां से मिला दिया। तो हमें क्या देखने को मिल रहा है दोस्तों, हमें एक चतुर्भुज देखने को मिल रहा है। क्या मिल रहा है दोस्तों, तो इसे हम जो है चतुर्भुज कहेंगे, या फिर चतुर्भुज को, या फिर एक बराबर लाइन में है तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, वर्ग कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, वर्ग। वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। तो यहाँ पे एकदम उच्चतम दूरी है, यानी एकदम बढ़िया, एकदम उचित दूरी है, तो इस वजह से हम यहाँ पे वर्ग कहेंगे। और ऐसे निविड़ संकुलन को क्या कहेंगे, वर्ग निविड़ संकुलन। तो हम इसे क्या कहेंगे, द्विविमा का, क्या कहेंगे, द्विविमा का वर्ग निविड़ संकुलन। क्या कहेंगे दोस्तों, वर्ग निविड़ संकुलन। अब आप मुझे अपने दिमाग से सोच के मुझे थोड़ा बताइए कि दोस्तों इसका उपसह संयोजन क्षमता कितना होगा, कितना होगा, इसका उपसह संयोजन क्षमता कितना होगा, इसका उपसह संयोजन क्षमता कितना होगा। एक गोला कितने गोलों को टच कर रहा है, कितने गोलों को, थोड़ा दिमाग लगा लो, कितने गोलों को टच कर रहा है, चार गोलों को टच कर रहा है। ई वाला गोलवा इसको टच करेगा, इसको करेगा, इसको चार गोला को टच करेगा, इसलिए इसकी उपसह संयोजन क्षमता 4 होगी। कितनी होगी दोस्तों, 4 होगी। समझ में आया कि नहीं, नहीं आया तो दोबारा रिपीट मारो, देखो, पढ़ो, टॉप मारना है तुम्हें, टॉप करना है तुम्हें। मेरे पढ़ाने का से तभी सफल होगा जब तुम अच्छा नंबर लाओगे। आगे देखो, ये वर्ग निविड़ संकुलन पढ़ लिया। अब देखते हैं अगले वाले में, अगला वाला चेक करते हैं मेरे दोस्तों। अगला वाला चेक करते हैं कैसे हो सकता है। हमने अभी एक गोले को ठीक दूसरे गोले के नीचे रखा था, एक गोले को हमने ठीक दूसरे गोले के नीचे रखा था। अब देखिए, अब मैं क्या कह रहा हूं, अब मैं थोड़ा सा उल्टा पुल्टा करने वाला हूं। अच्छा दोस्तों, एक मिनट दोस्तों, मैंने एक बात आपको नहीं बताई। अगर हम दोस्तों, अगर ऐसे गोले हैं, अभी जो मैंने अभी बनाया था, यानी ऐसे गोले हैं, तो अगर मैं इसको ए कहूं तो नीचे वाला भी तो सेम जैसा है, ए होगा। तो इस प्रकार का जो पैटर्न बनेगा, ऐसा पैटर्न अगर इसके नीचे भी ऐसे ही रहे और ये एकदम सीध में रहे, इधर भी एकदम सीध में रहे, यानी चौबगला कैसो खींच दो एकदम सीध में निकले, तो ऐसा पैटर्न हम ट्रिपल ए पैटर्न कहेंगे। क्या कहेंगे मेरे बच्चे, ट्रिपल ए पैटर्न कहेंगे। किस प्रकार का ये वर्ग निविड़ संकुलन है, ट्रिपल ए पैटर्न का है। समझ में आया कि नहीं। तो ये कैसा होगा, ट्रिपल ए पैटर्न का होगा। कक्षा 12 का केमिस्ट्री है, तो इतना आसान तो नहीं है, थोड़ा सा तो मुश्किलें होंगी ना, थोड़ा सा दिक्कत होगा बच्चे, इससे ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। अब मैं आगे बात करूं तो ध्यान से देखना।
अब हम पढ़ रहे हैं तो एक और गोले का आविष्कार, एक और पंक्ति का आविष्कार। भैया द्विविमा में निविड़ संकुलन है, मैंने कहा 2 प्रकार से बनेगा, तो एक प्रकार तो ये हो गया। अब दूसरा का प्रकार देख लेते हैं, एकदम मजेदार देखो सिलेबस एकदम आसान है, सिलेबस एकदम आसान है। कहाँ दिक्कतें होती है मैं नहीं समझ में आता, यहाँ ये जो ये छोटा सा पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, इसको थोड़ा सा कह दो हार्मोन्स कम फेंक रे, कम फेंक, ठीक। हाइपोथैलेमस क्या करता है, हाइपोथैलेमस ही हमारे, देखो सीधी सीधी बात, हाइपोथैलेमस से ही सारे हमारे अनुभव आते हैं, हमें फीलिंग्स आती हैं। अगर आप किसी से प्यार कर रहे हैं तो ये हाइपोथैलेमस करता है, हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस को कह दो भैया कंट्रोल हो जा, थोड़ा सा वाली से बात मत कर, थोड़ा अपने को कंट्रोलिंग दे और इधर ध्यान दे, इधर उसका फोन आ रहा होगा तो मोबाइलिया को भाई थोड़ा सा देर के लिए उसका ब्लैक लिस्ट में नंबर डाल देना भाई, कहा मार देगी, तेरा जान मार देगी। ना रे, जान ना मारेगी, थोड़ा उससे बच के रहे, तभी तो पढ़े, नहीं तो कहाँ से पढ़बे रे बुढ़बा, गधा हो जाबे, समझे, पढ़ गधा नहीं तो। देखो अब आगे समझना इसको, तो ये जो इसके गोले का जो ये भाग होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, किसको पता है, पता है तुमको, सच सच बताना, झूठ बोल रहा है, तुमको नहीं पता है। इसका नाम है अवनमन, इसका क्या नाम है, अवनमन, इसको हम क्या कहेंगे, अवनमन। तो हमने अब उसमें क्या किया था, हमने जस्ट एक गोले के नीचे ही एक गोला रख दिया था, सही बात है। आप हम ऐसा नहीं करेंगे, काहे नहीं करेंगे गुरुजी, तोरे बाबू का राज है, नहीं रे बाबू, हमरे बाबू का राज नहीं है, तोरे बाबू का राज है, नहीं है ना, तोरे मन से ना होगा ना हमारे मन से होगा, जो वैज्ञानिक बताया होगा उसके मन से होगा ना रे बाबा। तो इसको समझ कि ई गोलवा को उठा के, यानी ई वाले गोलवा को उठा के अब इनके बिचवा में रखना है, किनके, इनके, इनके बिचवा में। बात समझ में आया रे, बात समझ में आया। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर रखेंगे, इनके अवनमनों के बीच में गोले को रखेंगे, कहाँ पे, इनके अवनमनों के बीच में। अब इनके अवनमनों के बीच में हम गोले रख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इनके अवनमनों के बीच में गोले हम रख रहे हैं, हम गोला बनाते चल रहे हैं। अब हम गोला बनाते चल रहे हैं दोस्तों, बस देखते रहिएगा, बस देखते रहिएगा, ठीक। थोड़ा सा गोला इधर उधर हो सकता है, उसको आप नज़रअंदाज करिएगा और बेहतर ढंग से पढ़ाई करिएगा, ठीक। एकदम अच्छे ढंग से पढ़ने के लिए ही आप आए हुए हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो, आनंद सर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने देंगे, ठीक दोस्तों। बस 1 मिनट। अब हम क्या देख रहे हैं कि पहला वाला पैटर्न दूसरे वाले पैटर्न से तो मेल ही नहीं खाता। काहे नहीं खाता, काहे नहीं खाता गुरुजी, वह गोला यह गोला, अरे गदहवा, ये गोला का है, ये गोला का है, ये वाला गोला इसलिए काहे कि भैया बात को समझो, बात को समझो। यहाँ हम इसको संरेखित कर रहे हैं, लेकिन जब निचवा वाला कर रहे हैं तो ई वाला संरेखित हो रहा है, ठीक, ई वाला नहीं। और ई वाला कहाँ से संरेखित हो रहा है, ई वाला इससे संरेखित हो रहा है। तो हम लोगों को ऐसे गोले का पैटर्न बनाना है कि ये इधर से भी ऐसा पड़े, इधर से भी ऐसा पड़े और इधर से भी पड़े। तो हम लोग देख रहे हैं कि अगर ऊपर वाले को हम लोग ए कहें तो नीचे वाला तो बी है, और तीसरका वाला तब ए है और नीचे वाला फिर इसके जैसा है। तो इस प्रकार का पैटर्न क्या कहलाएगा, ये पैटर्न बनेगा दोस्तों, क्या बनेगा, ए बी ए बी। ये कैसा पैटर्न बनेगा, ए बी ए बी। और इसमें एक गोला कितने गोलों को टच करता रहेगा, अगर मैं कहूँ ई वाला गोला कितने गोलों को टच करेगा, तो एक गोला को तो हम देख लेते हैं कि यहाँ पर टच कर रहा है, एक गोला को तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर टच कर रहा है, एक गोले को यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पर टच कर रहा है, एक गोला यहाँ पे टच कर रहा है, एक यहाँ पे कर रहा है, एक यहाँ पे कर रहा है। तो 2 यहाँ पे हो गए, और एक गोला ये इन पे टच करेगा, माफ करिएगा, ये थोड़ा पास में बना होता है, यहाँ पे पूरा पास में बनेगा, ठीक। तो यहाँ पे टच करता रहेगा। अगर हम इस पे रेखा खींच देंगे तो रेखा को ध्यान से देखिए, ये ऐसे बन के ऐसे हो जाएगा। तो 6 गोलों को टच कर रहा है, इसलिए इसकी उपसर्ग संयोजन क्षमता कितनी होगी, 6 होगी। कितनी होगी, 6 होगी दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हमने इतना पढ़ाया, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे और त्रिविमा में निविड़ संकुलन देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।